आप लोग जो है ना कृपया करके नादानी ना करें। क्या ना करें? नादानी ना करें। सुनना, आज जो हम लोग पढ़ने वाले इसको भूल जाओ, अभी फिलहाल इसको भूल जाओ, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त? त्रिभुज। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज। तो त्रिभुज तो हम लोग पहले से पढ़ रहे थे सर, इसमें कौन सी बड़ी नई चीज है? तो ये हम लोग बता रहे हैं ना, यानी समरूपता हम लोग पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले सर? समरूपता हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जरा ध्यान से सुनना सर, ये समरूपता की बात जब है तो हमने पहले बताया था सर समरूपता क्या होता है, यानी एक समान रूप, जिसका एक समान क्या हो? रूप हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? समरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? समरूपता हम लोग उसको कहेंगे। लेकिन किसमें, हम किसमें देखने वाले? आकृतियों में तो हम लोग ने देख लिया सर, चतुर्भुज का भी देखा, वृत्त का भी देखा, वर्ग का भी देखा, आयत का भी देखा, उसका से आपका हेक्सागोन देखा, पेंटागोन देखा, अलग अलग प्रकार की आकृतियां हम लोगों ने देखी सर, और उसको समरूप भी किया और देखा भी हम लोगों ने सर। देखा कि नहीं देखा सर? समरूप किया हम लोगों ने। लेकिन मामला वहां तक फिनिश थोड़ी होता, हम लोग तो त्रिभुज पढ़ रहे हैं सर, तो उससे हम लोग को क्या लेना देना? तो हम लोग को देखना सर समरूपता में हम लोग आज देखने वाले हैं, त्रिभुज के ये संदर्भ में हम लोग बात करने वाले, और उसमें हम लोग ये देखेंगे सर कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो वो कैसे समरूप होने वाला है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो वो कैसे समरूप होगा? तो दो कंडीशंस होते हैं, याद रखना आप लोग भी सर, कि त्रिभुज के समरूप होने के दो कंडीशंस होते हैं। यदि उसके संगत कोण बराबर हो, अगर सही संगत कोण बराबर हो, जरा याद रखना मेरे दोस्त, संगत कोण अगर बाबू मेरे बराबर हो, संगत कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा सर? समरूप होगा। या फिर संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा समानुपाती हो तो सर जी क्या होगा? तब क्या होगा? समानुपातिक, या फिर समानुपाती लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। समानुपाती हो तब त्रिभुज क्या होगा? आपका समरूप होगा। अब ये समझने वाली बात है सर, ये बार बार आप जो संगत संगत कहते हैं, ये संगत समझ में नहीं आता। और इसमें जो भी नामकरण हम लोग करेंगे ना सर, ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बाबू बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि नाम अगर आप सही नहीं लिखोगे तो फिर सारा मामला जो है ना वो गड़बड़ हो जाता है। जैसे देखिए, अगर मान लो बाबू मेरे, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप है आपस में, जैसे ABC है और ये समरूप है त्रिभुज किसके? DEF के। इसके समरूप है, थोड़ा देर के लिए मानो, थोड़ा देर के लिए समझो मेरे दोस्त, जरा ध्यान से। नाम इसमें बहुत सोच समझ के लिखना होता है, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़िया जाता है। अब गड़बड़िया जाएगा तो सब गड़बड़, सब खेल खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सोच समझ के लिखना होता है। अब इसे संगत कहने का मतलब ये हुआ सर कि एंगल ए जो है ना एंगल डी के बराबर है, एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, देखो ठीक है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर। क्या सर? एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर। ये क्या है मेरे दोस्त? ये संगत कोण है। क्या है ये? ये संगत कोण है। तो फिर कहोगे सर, तो फिर संगत भुजा क्या हो जाएगा सर? संगत भुजा क्या हो जाएगा? तो मैं बताता हूं। जैसे देख लीजिए यहां पर AB बटा DE, ये क्या होगा सर? ये संगत हो गया आपस में। उसके से आप BC बटा EF, BC बटा EF, उसके बाद से AC बटा DF, उसके बाद से AC बटा DF। ये क्या है मेरे दोस्त? ये संगत भुजा है। क्या है मेरे दोस्त? ये सब ये संगत भुजा है। तो थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। तो हम लोगों ने त्रिभुज को इस कदर लिखा जिससे हमको संगत कोण का भी मतलब अनुमान लग गया, भाई संगत कोण कौन कौन से होंगे इसमें, और इसमें सर जी अपना भुजा संगत कौन कौन से होगा। अब इसको त्रिभुज बना के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बाबू, हमने क्या बोला था? ये है अपना ABC। त्रिभुज छोटा बड़ा हो सकता है, याद रखना, समरूपता में, है ना। सर्वांगसम नहीं है कि त्रिभुज बराबर ही करोगे, छोटा बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। DEF ये इस प्रकार से है बाबू। ऊपर वाला कोण जो है ना इसके बराबर है, देख लो यहाँ पर। एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर है। लेफ्ट वाला सर इसके बराबर है। एंगल बी जो है ना एंगल ई के बराबर है। राइट वाला सर इसके बराबर है। तो एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर, ठीक है। अब सुनो, ए बी जो है वो किसके बराबर है? DE के, सॉरी बराबर नहीं बोले तो AB बटा DE जो है ना ये संगत भुजा हो जाएगा। ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। क्यों संगत होगा सर? क्यों संगत होगा? अरे बता तो दो क्यों संगत होगा। क्योंकि सर यहाँ पर सुनना, एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर है। सुनना, एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर है, और इन दोनों में संलग्न भुजा ये दोनों है, और इन दोनों में संलग्न भुजा ये दोनों है सर, तो ये संगत हो गया। क्या हो गया सर? ये संगत हो गया। अब इसको उल्टा लिखोगे तो गड़बड़ आ जाएगा। उल्टा लिखोगे तो पता चलेगा कि भैया हमारे ये वाला भुजा इधर, और इस एंगल को मतलब इस एंगल में सम्मिलित जो भुजा है वो दूसरा हो गया, इस एंगल में सम्मिलित भुजा दूसरा हो गया। तो वो संगत बाबू मेरे वो नहीं होगा, है ना। वो संगत जो है ना
वो नहीं होगा। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ख्याल रखना है और ध्यान में रखते हुए हम लोग को यहाँ से चलना है सर, ठीक है। तो नामकरण सोच समझ के करना है। तो ये तो हो गया अपना, क्या हो गया मामला सर, तो ये तो हो गया अपने समरूपता का। समरूपता का तो आप सब जानते हो सर, समरूपता तो मैंने बताया था, पढ़ाया भी था, शुरू किया था, तभी मैंने समझा दिया था। ओके सर, यहां तक चीजें क्लियर ना, जल्दी से बता दियो सर, है ना, यहां से जल्दी से बता दो सर। हाँ, अब यहां पर ये वाला जो है ना, इसके ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों संगत हो गया, तो तीसरा इसके बराबर नहीं हो जाएगा, मतलब उसका अनुपात। ओके सर, बात क्लियर ना, चलिए ओके, चलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब महोदय इस पे आते हैं, जरा ध्यान से और गौर से देखिएगा सर। प्रमेय अपने पास कौन है सर, प्रमेय जो है ना 6.3 है। ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को बस समझना सर। और प्रमेय जो है ना वो पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ सर, प्रमेय जो है ना वो पूछे जाते हैं। और जब प्रमेय पूछे जाते हैं ना, तो आपको भी थोड़ा सा ध्यान से देखना सर। क्लियर ना सर, चलिए अब कार्यक्रम शुरू किया जाए। चलिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, हम लोग यहाँ पर 3 प्रमेय पढ़ेंगे और एक चौथा जो है ना वो अपना RHS होगा। प्रमेय 3 क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग सर, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये कौन है सर, एंगल है, ए, फिर हम लोग पढ़ेंगे SSS, और फिर पढ़ेंगे हम लोग SAS, और फिर पढ़ेंगे हम लोग RHS, ठीक है। ये 4 प्रमेय बाबू मेरे हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद और भी देखेंगे सर, ये मतलब मुख्यतः तो ये अपने समरूपता के 4 हो गए। उसका इसका क्षेत्रफल वाला देखेंगे, है ना, परिमाप वाला देखेंगे, वो सारे प्रमेय हैं। इसमें काफी सारे प्रमेय आपको देखने को मिल जाते हैं सर। तो सबसे पहले आता है मेरे दोस्त ए, यानी एंगल समरूपता की कसौटी, है ना, ये कसौटी है। इस कसौटी पे आपको उतरना होगा, तब त्रिभुज आपका क्या होगा, समरूप होगा। तो प्रमेय क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनना। प्रमेय कहता है कि यदि अगर 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपाती होती है, और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप देखो यहाँ पे प्रमेय से ही आपको देखने को मिल जाएगा कि सबसे पहले तो कह रहा है कि एंगल बराबर है, इसका मतलब एंगल दिया गया है। सुनना कि प्रमेय को कैसे हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो कह रहा है कि संगत कोण बराबर हो, यानी संगत कोण बराबर हो, इसका मतलब कोण दिया गया है, बराबर दिया गया। अब कह रहा है कि उस कोण बराबर के चलते सर इसका क्या होगा, सभी भुजा समानुपाती होगा। दोनों त्रिभुज का भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब हमको समानुपाती सिद्ध करना है कि भाई हमें वो क्या होगा, समानुपाती जब होगा तो हमको क्या करना है सर, समानुपाती किसी तरह से ला देना है सर, और हमको ये सिद्ध कर देना कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप जो है ना वो होने वाले। बात क्लियर सर, कोई कसट वसट तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल कसट नहीं है सर। ओके, बात क्लियर ना। कोई दिक्कत नहीं ना सर, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो चीज इसमें दिया गया उसको उठा के यहाँ पे पटक दो। जो चीज बाबू मेरे यहाँ पर दिया गया उसको उठा के आप पटक दो। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 त्रिभुज हम बनाएंगे। सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कुछ इस कदर होगा, इस कदर तुमसे प्यार हो गया। एक त्रिभुज ये हो गया सर, और एक और त्रिभुज को हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक और त्रिभुज बनाने की। बाबू मेरे इसको थोड़ा सा हम अलग कर ले, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा। त्रिभुज एक बार देख लियो, बाद में मत कहियो कि सर त्रिभुज क्या बना दिया आपने, सर क्या बनाया सर आपने, क्या बनाया सर आपने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर त्रिभुज बाबू बना दिया। एक छोटा कर लेते, एक बड़ा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, समरूप में समरूप होना चाहिए, ठीक है। नामकरण करते हैं सर। ये ए है, ये बी है, और ये सी है सर। ये ABC तो हो गया। अब सोच के नामकरण बाबू मेरे आप करना, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, D हो गया, ये अपना क्या हो गया, E हो गया, और ये अपना क्या हो गया, F हो गया। ये 2 त्रिभुज हो गया सर। जरा ध्यान से सुनना भैया मेरे, जरा ध्यान से सुनना। अब कहां से कंफ्यूज हो गया भाई, समानुपाती का मतलब क्या समझते हो, हमको ये बताओ। समानुपाती का मतलब क्या समझते हो, क्या समझते हो? समानुपाती का मतलब उसका अनुपात जो है ना बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। समानुपाती का मतलब यही ना समझते हो सर। और बस हो गया, उठा लिए कमेंट, चुप रहो। समानुपाती का मतलब क्या होता है, मैं तो सबसे पहले, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हमको ये बताओ क्या होता है समानुपाती करने का मतलब, समान अनुपात। समान अनुपात तो हमने किया है यहाँ पर AB बटा DE हमने किया था, तो ये अकेले कर देंगे तो खेला हो जाएगा नहीं ना।
संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। समानुपाती कहने का मतलब ये होता है, तो इसीलिए इसके बीच में बराबर का जो है ना साइन लगाया जाता है। नहीं समझे? हाँ नहीं समझे? अब तो बोतले हो अगर नहीं समझे तो। हाँ अब समानुपाती इनको नहीं समझ में आ रहा। वाह महोदय, कमाल करते हो पांडे जी, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं आप लोग। और कहते हैं कि गुरुजी गुस्सा जाते हैं, गुरुजी गुस्सा जाते हैं। लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पर देखिए सर, सबसे पहले तो हमको ये वाला काम करना, जरा ध्यान से सुनो सर, है ना। सबसे पहले ये काम करना कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले बाबू मेरे ये लिख दो यहाँ पर, इसमें ये लिख दो कि त्रिभुज एबीसी और डीईएफ इस प्रकार है। सुनना, दिया गया है, पहले लिखना है यहाँ पर, और प्यार से लिखना क्योंकि समझना जरूरी है सर, इसको प्रमेय पूछा जाता है, ठीक है ना। लिखना मेरे दोस्त कि त्रिभुज एबीसी अरे हट जा, एवं त्रिभुज कौन डीईएफ इस प्रकार है कि क्या है सर, तो एंगल ए जो है ना वो बराबर है एंगल डी के। हाँ सर ठीक है, कोई कष्ट नहीं है। एंगल बी जो है ना वो बराबर है एंगल ई के। क्यों सर? क्योंकि आप देख लो संगत कोण बराबर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से करें एंगल सी जो है ना वो बराबर है एंगल एफ के। इतना दिया गया है सर। क्या है मेरे दोस्त? इतना जो है ना बाबू मेरे वो दिया गया है। तो फिर अब करना क्या है सर? तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस प्यार से देखते चलना है। तो अब हमें करना है, सिद्ध करना है सर। इतना दिया गया, बस इतना ही दिया गया है। तो हमें बाबू मेरे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू राजा सोना? तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। हमको जो है ना ये वाला बाबू मेरा सिद्ध कर देना है। हो गया खेला खत्म सर, हो गया खेला खत्म। अब सुनो जरा ध्यान से सर कि हमको एबीसी और डीईएफ को क्या कर देना है, समरूप बाबू मेरे हम लोग को कर देना है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि इस काम में है ना, जब दो त्रिभुज को समरूप करना है सर और कुछ बुद्धि नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे सर? तो हम इसमें थोड़ा सा रचना करने वाले हैं। क्या करेंगे सर? हम इसमें थोड़ा सा रचना करने वाले हैं। तो चलो रचना करते हैं सर, है ना। तो यहां पर लिख दें हम रचना। हाँ सर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। जरा ध्यान से सुनना सर, हम इसमें रचना लेने वाले हैं, रचना करने वाले हैं। तो रचना क्या होगा सर? तो लिखना कि त्रिभुज एबीसी की भुजा AB, सॉरी त्रिभुज डीईएफ की भुजा DE, और यहां पर किस पे सर? DF पर दो बिंदु कौन लेते हैं हम? यहां पर P लेते हैं और यहां पर Q लेते हैं। सुनना, त्रिभुज किस पे सर? DEF की भुजा किस पे सर? अरे हट जा, भुजा किस पे? तो भुजा DE एवं किस पे? DF पे दो बिंदु कौन सर? तो P एवं Q इस प्रकार लिए, वाह मोदी जी, इस प्रकार लिए कि क्या हो गया सर? तो यहां पर हो गया, जरा ध्यान से सुनना, AB जो है ना, AB बराबर होगा किसके? DP के। AB बराबर होगा किसके सर? DP के। वाह क्या बात है सर। उसके बाद से यहां पर AC जो है वो बराबर हो गया सर किसके? DQ के। तथा यहां पर क्या कर लिए हम? तथा PQ को मिलाया। PQ को क्या किया सर? हमने PQ को मिलाया। बस यही वाला काम जो है ना यहां पर हो गया सर, खेला खत्म। तो ये रचना है। रचना में किसी भाई को कोई तकलीफ है तो बता दो सर। यहां पर रचना में किसी भाई को कोई तकलीफ है तो बता दो जल्दी से सर। AC बराबर DQ, हाँ ठीक है सर। तो यहां पर अगर रचना में किसी भाई को कोई तकलीफ है तो बता दो। नहीं ना सर? ओके सर, ओके सर, हाँ सर अब ओके हो गया। अब क्या करेंगे सर? अब क्या करेंगे? तो जरा ध्यान से और प्यार से देखते चलना, प्यार से देखना वो, और आगे हम लोग बढ़ते हैं सर। सुनो, अब हम लोग यहाँ पे प्रमाण बाबू मेरे प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रमाण। प्रमाण में बाबू हमको दो त्रिभुज लेनी है ना। हमको यहाँ पर प्रमाण में दो त्रिभुज लेनी है। कौन कौन? तो हम लोग इसको लिए हैं, तो हम लोग देखने के लिए थोड़ी लिए हैं सर। तो एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, हम इसको लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं इससे क्या हमको हासिल होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस त्रिभुज में सर एंगल A और एंगल D ये तो बराबर है सर।
सुनना जरा ध्यान से, एंगल ए और एंगल डी ये तो बराबर है, हाँ सर बराबर है, और एंगल ये ए बी और ए सी जो है ना ये क्रमशः डी पी और डी क्यू के बराबर है सर। हाँ, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए सर, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम आपने 9th में पढ़ा होगा सर, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा 9th में सर। अब हम इन दोनों त्रिभुज को लेने वाले हैं, तो दोनों त्रिभुज में क्या होने वाला है सर, ये एंगल ए जो है ना और एंगल डी ये तो पहले से दिया गया है ना, यहाँ पर देख लो सर, एंगल ए और एंगल डी बराबर दिया गया है। और यहाँ पर रचना से हमने देखा सर कि ए बी बराबर डी पी, देख लो यहाँ पर रचना में हमने कर दिया है, और यहाँ पर ए सी और यहाँ पर बराबर जो है ना वो डी क्यू, ये भी हमें दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो है ना अपना सर्वांगसम हो जाता है ये दोनों त्रिभुज आपस में। और हम सबको पता है कि जब कोई सा भी आकृति सर्वांगसम होता है तो उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी संगत पार्ट जो होते हैं, संगत भाग जो होता है, वो सब ऑटोमेटिक बाबू मेरे बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं सर, सभी ऑटोमेटिक जो है ना बाबू मेरे वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से देखो तो ये वाला बी जो है अब ये पी के बराबर होगा कि नहीं होगा सर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गया ना, समझे। तो एंगल बी जो है ना एंगल पी के बराबर होगा कि नहीं होगा सर, हाँ बिल्कुल होगा, क्या नहीं होगा सर, हाँ होगा। एंगल सी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा सर, हाँ होगा, बिल्कुल होगा सर। अब देखना जरा ध्यान से कि जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो इससे क्या फायदा है सर, हमको फायदा है, सुनो तो सही। अब देखो, अब यहां से भी हमारे एंगल बी जो है वो तो किसके बराबर है, ई के बराबर है, लेकिन यहां पर एंगल बी जो है वो पी के बराबर है। इसका मतलब समझ रहे हो, नहीं समझे, कि बी पी के बराबर भी है और बी ई के बराबर भी है। इसका मतलब पी और ई क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। अरे हुए कि नहीं हुए, जल्दी से बताओ सर, हो गए ना। हाँ, सेम उसी प्रकार से ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा सर, बराबर। तो यानी कहने का मतलब क्यू और एफ ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब देखो, ये वाला और ये वाला कोण बराबर कब होता है, जब ये और ये आपस में समानांतर होता है। समझ रहे हो, सुनना जरा ध्यान से सर, सुनना जरा ध्यान से और प्यार से सुनो, अब चीजें समझ में आ रही होंगी कि ये और ये बराबर कब होता है सर, जब ये और ये समानांतर हो, यानी समानांतर रेखाएं हैं और इस तरह से खींच दिए तो इसमें क्या सर, ये वाला और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। क्यों, संगत कोण। तो ये जब बराबर हो गए इसका मतलब समझ रहे हो, हाँ सर समझ, कुछ नहीं समझ रहे हो। ये पी क्यू जो है ना वो बराबर हो गया किस, सॉरी पी क्यू जो है ना वो समानांतर किसके हो गया, ई एफ के समानांतर हो गया। नहीं समझे, समझ गए, हाँ हो गया। तो यहाँ पर पी क्यू जो है ना ई एफ के समानांतर जब बाबू हो गया तो जैसे ही समानांतर वाला मामला आता ना तो थेल्स पर में दिमाग में हंट करता है सर। तो थेल्स पर में आ गया सर, आ गया। तो यहाँ पे डीपी बटा डीई और बराबर यहाँ पे डी क्यू बटा डी एफ, थेल्स पर में से होगा ना। अरे होगा कि नहीं होगा सर, हाँ बिल्कुल होगा सर। तो अब देखना, जब यहाँ पर हमने कह दिया कि डीपी, पहले समझ ही लो, बाद में हम लोग लिखेंगे सर, लिखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होगी। डीपी बटा डीई और बराबर यहाँ पर डी क्यू बटा डी एफ होगा कि नहीं होगा, थेल्स पर में से सर, हाँ होगा। लेकिन आप जरा सोचना यहाँ पर कि डीपी को हमने क्या माना था सर, तो हमने डीपी को ए बी माना था। तो अब हम डीपी को बदलेंगे ए बी से सर, तो ए बी बटा डीई हो गया, ए को भुजा मिल गया, यानी ए बी बटा डीई मिल गया। हाँ सर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी क्यू किसको माने थे सर, तो डी क्यू हम माने थे एसी को माने थे, तो हम डी क्यू को एसी से रिप्लेस करेंगे। हाँ सर रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे डी क्यू बटा क्या हो जाएगा, सॉरी एसी बटा क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा। अब महोदय बच जाते हैं कौन, बीसी बटा ई एफ, बीसी बटा ई एफ। कोई तकलीफ नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है। अब इसी तरह से इस त्रिभुज को उल्टा करेंगे और रेखा अब इधर से खींच लेंगे, तो अपना ये बीसी जो है ना अपना ईएफ के बराबर जो है ना बाबू मेरे वो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप लिख देना इसी प्रकार ए बी बटा कौन, ए बी बटा डी ई बराबर बीसी बटा ईएफ। अब यहाँ पर तीनों ये भुजा जो है ना क्या हो गई सर, उसका अनुपात बराबर आ गया, इसीलिए कौन ये त्रिभुज है ना वो समरूप हो गया। खेला खत्म सर, है ना, खेला खत्म। बस इतनी सी बात हमको लिख देनी है सर, हमको इतनी सी बात जो है ना वो लिख देनी है, दूसरा कुछ करना नहीं है। अब चलो यहाँ पर लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। देखो अब हमको क्या करना है सर, प्रमाण प्रस्तुत करना है। तो प्रमाण में क्या क्या लेंगे सर, तो ए बी सी डी और डी पी क्यू लेंगे, है ना। तो यहां पर लिखना सर त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज कौन सा डी पी क्यू में क्या क्या दिया है सर, तो देखना जरा ध्यान से, प्यार से देखना, गड़बड़ मत कर देना। बाबू दिया है कि ए बी बराबर डीपी दिया है, ए बी बराबर डीपी, कहां से, तो रचना से, कहां से, रचना से। चलो एंगल ए बराबर एंगल डी दिया है, हाँ सर दिया है, कहां से, तो ये दिया गया है, कहां से मेरे, दिया गया है, हाँ दिया गया है सर। और यहां पर एंगल ए सी जो है वो बराबर किसके है, डी क्यू के,
सॉरी एंगल कह रहा है सर, सॉरी भुजा ना है ये, अरे महोदय ये भुजा ना है, अरे हटना यार। हाँ यहाँ पर AC जो है ना वो बराबर किसके है सर, DQ के। ये कहाँ से, तो ये भी रचना से, कहाँ से वो, रचना से। तो अब देखना इसीलिए यहां पर त्रिभुज कौन, तो ABC वो सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज किसके, DPQ के। किससे सर, तो SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता। ओके अब जब भैया मेरे ये वाला जब सर्वांगसम होगा ना तो इस हिसाब से क्या हो गया सर, B जो है ना वो एंगल P के बराबर हो गया है ना। तो यहाँ पे लिखना सर इसीलिए एंगल B जो है एंगल P तथा किसके किसके एंगल C जो है वो एंगल किसके सर, Q के बराबर होगा। किससे, तो CPCT। बोलो बाबू इसमें यहां तक किसी भाई को कोई तकलीफ है तो बता दो। हाँ यहां तक, अरे भैया रुक तो सही, परेशान हो जाते हो यार, सुनो परेशान मत हो, अभी हम जिंदा है ना, तो थोड़ा सा वेट तो करो, मिल जाएगा BC/EF वो भी मिल जाएगा, समझो तो सही। रुको 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 रुको, है ना, रुको। अब यहां तक कोई कसट वसट तो नहीं है ना, ये तो सर्वांगसम हो गया सर, और एंगल B हमने यहां पर बराबर भी कर लिया। लेकिन इतना तक आके हमको रुकना है सर, नहीं 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 सर, यहां पर लिखना लेकिन, क्या सर, लेकिन कुछ नहीं सर, लेकिन एंगल B जो है ना वो दिया गया है एंगल E के, लेकिन एंगल B बराबर क्या है सर, एंगल E है। और देन उसके बाद से एंगल C जो है ना वो बराबर किसके है, एंगल F के, है ना, ये दिया गया है सर, ये हम थोड़ी बोल रहे हैं। एंगल C जो है ना वो ये भैया मेरे क्या ये दिया गया है। ओके तो यहां पर लिखना मेरे दोस्त इसीलिए एंगल कौन सर, तो एंगल P जो है ना वो एंगल E के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि B दोनों तरफ बराबर तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, हाँ सर होगा। और तथा यहां पर सर जी एंगल कौन, एंगल Q जो है ना वो एंगल F के बराबर भैया मेरे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा सर, जल्दी से बता दो, होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो। कोई कसट वसट तो नहीं है सर, कोई कसट तो नहीं है, नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। क्यों, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, इसका मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर हो गया सर, हो गया, खेला खत्म सर। अब सुनो, अब महोदय यहां पर P और E बराबर सर जी कब आता है, कब आता है सर, तो यहां पर P और बराबर ये मेरे तभी आता है जब ये पैरेलल होते हैं सर, जब ये पैरेलल होते हैं। तो जरा ध्यान से सुनना सर, अब यहां पर क्या लिखोगे, जरा ध्यान से सुनना, यहां पर अब लिखना मेरे दोस्त, अब त्रिभुज किसमें, DEF में क्या होगा सर, DEF में क्या है मेरे दोस्त, तो देखना जरा ध्यान से, एंगल P बराबर एंगल E है, एंगल P बराबर एंगल E है, इसीलिए क्या होगा, सुनना, एंगल P बराबर सर जी क्या है, एंगल P बराबर एंगल E है, इसीलिए क्या होगा सर, PQ जो है ना वो समानांतर किसके होगा, EF के। अब कहोगे सर कहां से ला देते हैं आप, देखो एंगल P जो है ना जब यहां पर E के बराबर है तो ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा सर, सर्वांगसम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बताओ सर, अरे होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो सर, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा सर। और ये कैसे, ये संगत है सर, संगत कोण है ना, समझे। तो ये जब समानांतर भैया मेरे हो गया तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, सुनना, तो यहां पर लिख सकते हैं सर DP/DF। देखो क्या लिखेंगे सर, तो DP/DE पूरा लिखना, क्योंकि भुजा बड़ा वाला लेना है। ओके हाँ सर, कोई तकलीफ नहीं है। फिर उधर से DQ और बटा में क्या लिखोगे, DF, ये वाला लिखोगे सर। ये होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो सर, होगा ना ये वाला मामला, हाँ सर ये वाला मामला तो होने वाला, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। यहां तक तो हम लोग पहुंच सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में अगर ये समानांतर होता है तो ये थेल्स प्रमेय से भैया मेरे हम लोग जानते हैं ना, ये थेल्स प्रमेय से सर हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना, ये भुजा जो है ना समान अनुपात में विभाजित हो जाता है तो अनुपात इसका बराबर होगा, ये तो हम लोग जानते हैं सर, ये तो हम लोग जानते हैं, यहां तक तो चीजें क्लियर है। लेकिन सर जी हमको यहीं पर आकर नहीं ठहरना है, हमको यहां पर यहीं तक आकर नहीं ठहरना है। अब DP को जो है ना किससे तब्दील कर लेना, AB से सर, AB/DE हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अब DQ को तब्दील कर लेना है किससे सर, किससे जल्दी से बताओ, तो AC से, AC बटा क्या हो गया यहाँ पर, DF हो गया। कैसे, तो यहां पर लिखना, चूंकि यहां पर AB बराबर क्या था, DP था, हमने रचना से प्राप्त किया था ना सर, हाँ किया था।
और AC जो वो बराबर किसके था, DQ के। ये किससे सर, तो रचना से। रचना से हमने इसको लिखा था ना सर, बोलो जल्दी से सर। CPCT का फुल फॉर्म बाबू मेरे होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। सुन लो फिर से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, और जहां CPST होगा ना वहां पर समझना कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, ये होता है। बात क्लियर सर, बात क्लियर ना? तो मामला शायद यहां तक सेट हो गया सर। अब सुनना जरा ध्यान से। अब इस त्रिभुज में AB बटा, यानी AB बटा क्या हो गया यहां पर, DE हो गया, और AC बटा क्या हो गया यहां पर, DF हो गया। अब बच गया कौन सा, तो एक महोदय ये वाला और ये वाला बच जाता है। इसी को समझना जरा ध्यान से, सुनना जरा ध्यान से सर, प्यार से सुनना कि अब ये सारा काम हम लोग छोड़ के अब इस त्रिभुज को थोड़ा सा हम मूव कर लेते हैं इस तरह से। सुनना जरा ध्यान से। अब इस त्रिभुज को क्या करता है सर, थोड़ा सा मूव नहीं करेंगे, मूव छोड़ दो यार, मूव छोड़ दो, भूल जाओ, मूव मत करो, है ना, इसको घुमाओ मत। एक छोटा सा काम करो सर कि अब इस पे जो है ना ये वाला काम ना करके अब इस पे जो है ना वो वाला काम कर लो। इस पे एक रेखा खींच लो। क्या करो सर, इस पे, इसी पे एक रेखा खींच लो। अब फिर से वही वाला सारा प्रोसेस करोगे ना कि अगर इस पे एक रेखा हम खींच देते हैं इस प्रकार से, और जो काम अभी तक किए हैं वो सारा काम करोगे ना सर, तो जाहिर सी बात है अब इसमें क्या होने वाला, तो यहां पर EF जो है ना वो BC के बराबर होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ सर। अब इसमें आप क्या करने वाले हो सर, तो इसमें आप वही काम करोगे जो इसमें किए हो। यानी अब यहां पर आप ये मानने वाले हो कि इसमें जो है ना BC जो है ना वो किसके बराबर है, वो BC जो है ना, अगर यहां पर कोई PQ है सर, अगर इसको हम PQ मानते हैं थोड़ा देर के लिए, तो अब BC जो है ना किसके बराबर है, EQ के बराबर आप मानोगे ना, मानोगे? हाँ सर मानेंगे। और यहां पर AB जो है ना वो किसके बराबर मानोगे, AB जो है ना वो अपना PE के बराबर मानोगे, नहीं मानोगे? मानेंगे सर, क्या नहीं मानेंगे, आप कह रहे हो तो मान लेंगे सर। और ये सारा प्रोसेस जब करोगे तो भैया मेरे फाइनली आप पहुंचोगे कि BC जो है ना वो EF के बराबर हो गया। जैसे हमने अभी आपको बताया कि जब हम AB और AC को जब हमने किसके इक्वल, यानी DP और DQ के इक्वल हमने रचना में लिया था, जब हमने लिया था तो फाइनल जो रिजल्ट हमारे पास जो निकल कर आया बाबू मेरे, वो क्या निकल कर आया, यहां पर AB बटा DE और AC बटा DF निकल कर आया। सेम उसी प्रकार से जब हम लोग इधर से भैया मेरे लाइन ड्रॉ करेंगे और हम लोग इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, BC बटा EF मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी से बताओ सर, बोलो जल्दी से सर। अरे होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बता दो। तो फिर BC बटा EF हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आपको सिद्ध नहीं करना है सर, आपको सिद्ध इसको नहीं करना, फिर प्रोसेस पूरा नहीं करना है। उसके लिए भगवान ने एक चीज बना के दिया है, पता है क्या दिया है सर, तो सीधे सीधे आप लिख देना इसी प्रकार। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, है ना, और भैया हमारे इसी प्रकार लिख देना आप, इसी प्रकार बस छोटा सा लिख देना कि AB जो है वो AB बटा DE जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, BC बटा EF के। ये समीकरण सेकंड मान लेना। अब ये मैं जब समीकरण सेकंड मान लेते हो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और किससे 2 से क्या मिला अपने को सर, तो अपने को मिला AB बटा DE बराबर, देख लो यहां पर AC बटा DF, और यहां पर क्या मिला सर, BC बटा EF, BC बटा EF अपने को मिल गया। अब जब ये मिल गया सर तो अब यहां पर सीधे सीधे लिख सकते हो सर, तो अब यहां पर ये दोनों त्रिभुजों में आप लिख लो सर यहां पर बराबर, इसलिए त्रिभुजों ना वो समरूप होंगे। तो अब यहां पर कुछ नहीं करना अपने को, तो अब लिखना है यहां पर त्रिभुज किस में, तो ABC एवं किस में सर, त्रिभुज DEF में क्या है मेरे दोस्त, तो यहां पर बराबर है अपना कौन, AB बटा कौन DE, और बराबर AC बटा कौन DF, और बराबर किसके BC बटा कौन EF। इसीलिए त्रिभुज कौन, त्रिभुज ABC ये समरूप होगा त्रिभुज किसके सर, DEF के। खेला खत्म। इतना सा काम करना था सर, बस एक छोटा सा काम, यही वाला काम करना था सर। और बोलो, और बोलो सर, इतना छोटा सा काम करना और बहुत ही आसान है। एक बार बस आप ट्रैक पकड़ लो, इसमें तो कुछ करना नहीं है सर, बस लिख देना है, रचना वाला करना है। मामला बस यहां पर है और मामला बस यहां पर है, एक बार समझना है इसको और सारा खेल खत्म सर। बोलो किधर प्रॉब्लम हो गया, बता जल्दी से, समझाने ही तो आए हम, समझाएंगे नहीं तब तक जाएंगे थोड़ी सर। और बोलो, अब इसको मत इसमें रखना, है ना, इसको साफ कर देते हैं हम, स्क्रीनशॉट लेते वक्त परेशान नहीं करेगा ये। देखो
ओके ना सर? क्लियर हुआ ना सर? चलो एक भाई कह रहे हैं सर, चलो एक बार घूम लो इसमें, है ना, एक बार घूम लो, एक बार घूम लो बाबू, है ना, एक ही पर में करेंगे, टेंशन ना लो, है ना, कल दो कर लेंगे, खत्म हो जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज में करेंगे, टेंशन ना लो, इसको समझ लो। भैया मेरे, राजा मेरे, सोना मेरे, यहाँ पर देखो सब कुछ देखो, इसका अगला पर में जो है ना, तीसरा नंबर पर में तो और कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो और बड़ा है ना, फिर तो समझते जाओ, समझते रहो सर, इसको समझ लिए तो फिर आगे वाला धीरे धीरे ऐसे समझ लोगे। ये दिया गया है, इसमें तो किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होगा, ये हमको समरूप करना ये इसमें, और रचना हमने किया, रचना में तो कुछ करना नहीं है सर। सुनो, सबसे पहले हमने दोनों त्रिभुज को लिया, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी और डीपीक्यू। जब एबीसी और डीपीक्यू में लिया तो रचना में मैंने क्या किया था सर, ए बी बराबर डीपी हमने यहाँ पर लिया है, देख लो आप, ए बी बराबर डीपी मैंने लिया है, हाँ ठीक है सर। तो हमने क्या कहा कि हमने कहा कि सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करो, इसको और इसको सर्वांगसम करो, जब सर्वांगसम होगा तभी ना ये वाला और ये वाला मिलेगा, और हमको बढ़ना है भुजाओं के अनुपात की तरफ। तो अनुपात कहाँ से मिलेगा सर, तो अनुपात पैरेलल इसमें अगर हम कर देते हैं किसी एक भुजा को, तो हमको लगता है सर ये हो जाएगा, तो पैरेलल करते हैं और उसको ऐसे अनुपात बराबर करने की कोशिश करते हैं, सीधी सी बात है, दूसरा कुछ है नहीं। तो अब इसमें क्या है कि हमने इसको और इसको क्या किया सर, सर्वांगसम किया। तो इसमें रचना में तो ए बी और यहाँ पर ए सी, ये दोनों तो बराबर भैया मेरे अपने आप को तो दिया गया है पहले से ही, मतलब रचना हमने कर लिया, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भैया मेरे यहाँ पर दिया गया है बराबर, तो हो गया रचना के हिसाब से, रचना के हिसाब से और एक एंगल के हिसाब से भैया मेरे ये जो है सर्वांगसम यहाँ पर हो जाता है। अब सुनो, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो बी जो है ना वो पी के इक्वल हो गया, और सी जो है ना वो क्यू के इक्वल हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूं सर, ये बी जो है वो पी के इक्वल हो गया, सी जो है वो क्यू के इक्वल हो गया। कैसे सर, तो सीपीसीटी से। कैसे सर, तो सीपीसीटी, सीपीसीटी तो आप लोग जानते हो सर, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल से ये बराबर जो है ना वो हो गया, क्योंकि यहाँ पे सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम है। अब इसको ये मत समझ लेना कि ये समरूप हो गया, समरूप और सर्वांगसम में अंतर होता है। सर्वांगसम का मतलब समान, ये बराबर आकृतियां, एक जैसी आकृतियां, एकदम बराबर, है ना, न छोटा ना बड़ा, ना ऊपर ना नीचे, है ना, न टेढ़ा ना मेढ़ा, एकदम बराबर, ठीक है, तो वो सर्वांगसम होता है। तो इसमें सर बी जो है ना वो पी के इक्वल और सी क्यू के इक्वल हो गया, लेकिन हमको तो बी जो है ना वो ई के इक्वल दिया गया है और सी जो है वो एफ के इक्वल दिया गया है। तो भैया मेरे इधर वाला बी बराबर तो पी और ई इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। उसी तरह से सी और एफ भैया मेरे दिया गया है, तो सी इधर वाला बराबर है तो क्यू और एफ इक्वल होगा कि नहीं होगा, अब बिल्कुल होगा सर। तो जैसे ही ये दोनों एंगल भैया मेरे इक्वल हुआ, जैसे ही ये वाला और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हुआ, इसका मतलब ये वाला और ये वाला लाइन जो क्या होगा, पैरेलल हो गया। और जैसे ही पैरेलल हो गया तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अब यहाँ पर डीपी बटा डी क्यू, डीई जो है, डीपी बटा डीई जो है वो बराबर होगा डी क्यू बटा डीएफ के, किससे, थेल्स प्रमेय से। तो बस मैंने वही तो काम किया है सर। जैसे भैया मेरे त्रिभुज डीईएफ में ये बराबर भैया मेरे मिला है, इसका मतलब पी क्यू पैरेलल क्या हो गया, ईएफ हो गया। ये संगत कोण है, संगत कोण कब मिलता है, जब पी क्यू पैरेलल ईएफ होगा। तो संगत कोण तो भैया मेरे मिल गया। अब यहां से जैसे ही ये भैया मेरे ये समानांतर हुआ तो हमारे पास ये वाला रिलेशन जो है वो निकल कर आ गया, किससे, थेल्स प्रमेय से, हो गया। अब यहाँ पर डीपी हमको चाहिए नहीं, डीक्यू हमको चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि ये फालतू महोदय है, हमको तो भुजा चाहिए दोनों त्रिभुजों का, बड़ा वाला त्रिभुज दोनों का सर। तो यहाँ पे डीपी के बदले हमने एबी लिखा, क्यों सर, क्योंकि डीपी और एबी दोनों बराबर है, रचना में हमने किया था। और डीक्यू जो है ना भैया मेरे वो किसके बराबर है, डीक्यू वो किसके बराबर है भैया मेरे, एसी के बराबर है। तो हमने डीक्यू के बदले एसी ले लिया, समीकरण फर्स्ट हमने मान लिया। अब सेम टू सेम इसी प्रकार से भैया मेरे एबी बटा डीई और बीसी बटा ईएफ जो है ना प्रूफ हो जाएगा, है ना, सेम इसी प्रकार से भैया मेरे प्रूफ होगा। और इसी तरह से आपको लिखना भी है, आपको पूरा प्रोसेस प्रूफ करके नहीं करना है सर, पूरा प्रूफ करके नहीं करना है, तो आपको इतना तो करना ही करना है ना। उसका बाद समीकरण 1 और 2 को मिलाओगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तीनों जो अनुपात बराबर हो गया। और त्रिभुज अब लिख देना सर, अब त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ये मिल गया सर, इसलिए त्रिभुज एबीसी और डीईएफ जो है वो आपस में समरूप होंगे सर, और हो गया सर। अब आप क्या करोगे, इसको बैठोगे और बैठ कर रगड़ोगे, छापोगे, जो भी करना है करोगे सर। और नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट पर में, क्योंकि आज घुल मिल जाएगा सब आपस में, है ना, अब आपस में घुल मिल जाएगा सर। सर सीपीसीटी का यूज कहां करेंगे भैया मेरे, जहां संगत, देखो सीपीसीटी का यूज तो भैया मेरे आप कहीं कर सकते हो, जहां आपका सर्वांगसम की बात आए ना, सर्वांगसम है, इसका मतलब आप सीपीसीटी यूज करना, क्योंकि बाकी सभी पार्ट जो है वो बराबर हो जाते हैं। सीपीसीटी का मतलब ही वही होता है सर, कि अगर दो, मान लो दो त्रिभुज आपस में अगर ये सर्वांगसम हो गए, ये दोनों अगर आपस में सर्वांगसम हो गए, तो इसका सभी पार्ट जो है ना, सभी पार्ट, चाहे वो भुजा हो, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो भुजा हो, चाहे वो एंगल हो, सब पार्ट आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, संगत पार्ट।
यानी इसका ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला साइड जो है ना इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, यानी उसके सभी पार्ट जो है ना आपस में बराबर हो जाते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं सिपिसिटी। जैसे हम अपना हाथ है सर, ये दोनों हाथ क्या है, ये सर्वांगसम है। दोनों हाथ क्या है मेरे दोस्त, ये सर्वांगसम है। देख लो एक दूसरे के सर्वांगसम है। पीछे से भैया आगे से देखोगे तो पीछे वाला हाथ नहीं दिखेगा, और पीछे से देखोगे तो आगे वाला हाथ जो है ना वो नहीं दिखेगा। देख लो यहाँ पे फटाफट सबको मिलकर, ठीक है सर। तो ये सर्वांगसम आकृति है। जब ये मेरी ये सर्वांगसम वाला मामला है तो आप समझ सकते हो चीजों को कि इसमें हर पार्ट जो है आपस में बराबर बाबू मेरे वो होता है सर, ठीक है ना। ओके सर, चीजें क्लियर ना। चलिए चलिए, बहुत लीडर बोर्ड तो आप जिंदगी में कभी नहीं दिखाएंगे, है ना। टेस्ट आपको देना है देना, नहीं देना है मत देना। ओके सर, क्योंकि वहां पर भी बदतमीजी होना। अब एक काम करते हैं, अब उसमें भी अपना एप्लीकेशन एक्टिव करते हैं और लॉगिन करवाएंगे, है ना। और मोबाइल नंबर से लॉगिन होगा, एग्जैक्ट मोबाइल नंबर, है ना। और वहां पर जब ब्लॉक करेंगे ना टेस्ट में तो फिर वापस से आप नहीं दे पाओगे। अब लॉगिन वाला सिस्टम से हम टेस्ट जो है ना आपसे लेंगे, ठीक है। टेंशन ना लो आप, हाँ टेंशन ना लो। तो फिर देखते हैं कहाँ से। अरे हर तरफ से हम आपको बांध के रखेंगे सर, है ना। ना ही करने देंगे बदमाशी, करो कितना करोगे सर। ओके ना सर, चलिए। हाँ पीछे करके स्क्रीनशॉट बाबू ले लेना सर। ओके, अरे जो भूल जाते हो यार, तो भूलने की बीमारी आपकी है सर, तो आप उसको बनाओ ना, बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में लाओगे तो हो जाएगा। ओके सर, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता है शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। और क्या बोले सर, आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है। चलिए और बोलो सर, सीपीसीटी को हिंदी में क्या कहता है, सुनो। सीपीसीटी को हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, है ना। सीपीसीटी को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। और सीपीएसटी का मतलब कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी समरूप त्रिभुज के संगत भाग, है ना, वो होता है। ओके सर, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और टाटा बाय, हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो और फिर मिलते हैं शाम को 6 बजे, तब तक के लिए बाय।